हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में कल आप सभी की जिला आवंटन की पीडीएफ लिस्ट एनआईसी के सर्वर पर अपलोड कर दी जाएगी और आप सभी लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपके कई पेजेज में हो सकती है और कुछ एमबी की साइज में भी हो सकती है। आपको करना क्या होगा, इसमें जिस भी पेज पर आपका जिला आवंटन होगा, जिला आवंटन की नाम आपका जिस पेज पे होगा जिला आवंटन के साथ, आपको उस पेज की एक प्रिंट आउट निकाल लेनी होगी। और ये स्पष्ट दिशा निर्देश है पीएनपी की तरफ से कि आपको उस पेज को भी अपने सभी प्रपत्रों के साथ रखना जरूरी है। इसके अलावा और किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी, एक बार आप उसको फिर से देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, काउंसलिंग से संबंधित जो दिशा निर्देश है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को ये निर्देश दे दिया गया है सचिव की तरफ से लिखे पत्र में कि जो भी काउंसलिंग के लिए दूसरे जनपदों में अभ्यर्थी जाएंगे और आपके पास समस्त जो भी जरूरी प्रपत्र हैं और जो आपको दिखाने आवश्यक होंगे वहाँ पर, तो उसे आपको दिखाने पड़ेंगे। जैसे आपका ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट हो गया, शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो इंटरनेट कॉपी होगी आप उसके पास वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दिखा करके आप बड़े आसानी से, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, कोई भी पुलिस कहीं पर भी आपको रोका नहीं जाएगा और आप अपने काउंसलिंग स्थल तक जा सकते हैं। इस पहली काउंसलिंग की लिस्ट में कुल 69,000 अभ्यर्थियों की ही लिस्ट जारी होगी। पहले से यही संभावना मैंने आप सभी को बताया था। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने आप सभी से कहा था कि 69,000 की लिस्ट ही जारी होगी और 69,000 की लिस्ट ही कल आपकी जारी हो जाएगी। दोपहर तक हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट भी हो, लेकिन दोपहर तक संभावना है कि आप लोगों की ये लिस्ट जो है पीडीएफ लिस्ट आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जिस भी पेज पर आपका नाम होगा जिला आवंटन के साथ, समझ लीजिए आपका चयन हो गया, बस आपके सभी प्रपत्र सही होने चाहिए। अब इसमें किन प्रकार की त्रुटियों में संशोधन मिल सकता है, क्योंकि सबसे जो अधिक क्वेरी आ रही है, एक तो सेव गुणांक को लेकर के, दूसरा जो है त्रुटियों को लेकर के। त्रुटियों में संशोधन को लेकर के, ऐसे त्रुटियों में जिनमें कि पीएनपी की तरफ से दिशा निर्देश है कि उसमें संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा। जैसे आपके प्राप्तांक हो गए, अंक, पूर्णांक, या फिर किसी भी स्तर पर 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, आपके अर्हता का, या फिर कहीं पर भी किसी भी स्तर से अगर उसमें गलती हुई है तो उसमें मान्य नहीं किया जा रहा है पीएनपी की तरफ से, तो उसमें संशोधन के लिए लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और कुछ अभ्यर्थियों ने इसमें कहा है कि हम अनशन भी करेंगे। तो आपको मैं पूरी न्यूज एक एक करके दिखा दूंगा। उसके अलावा लोक गुणांक को किस गुणांक तक नौकरी मिल सकती है, किस गुणांक तक अपने आप को सेफ समझें, और गृह जनपद जो है कितने मिलने की संभावना रहेगी जो सेफ गुणांक में या फिर जो अच्छे गुणांक में है, तो सारी बातें करेंगे दोस्तों। काउंसलिंग के समय जब पहली काउंसलिंग की लिस्ट जारी हो जाएगी, काउंसलिंग के समय आप जब सभी प्रपत्र लेकर के जाएंगे तो वहीं पर जिनके भी प्रपत्रों में या फिर जिनके भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो उन्होंने फॉर्म भरा है कुछ गलतियां होंगी तो वहीं से फॉर्म रिजेक्ट होंगे, ठीक है। बाकी जो 69,000 की लिस्ट होगी डिसेंडिंग आर्डर में, सेफ गुणांक, सेफ जो मेरिट आपका है, मेरिट की डिसेंडिंग आर्डर में 69,000 की पूरी लिस्ट जो है अभ्यर्थियों की जारी कर दी जाएगी। इसमें वे सभी अभ्यर्थी होंगे जो रिजेक्ट होने वाले होंगे या फिर जो फर्जी तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें काउंसलिंग के समय ही पता चल पाएंगी कि किनके फॉर्म सही है। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग में कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं, जैसे बाय स्टेट वाला, बाय प्रदेश वाला, तो उन्हें यूआर की सीट पर फाइट करवाया जाएगा। इसी तरह से जिन्होंने जो भी नंबर भरा है, ठीक है, तो आपका वही डेटाबेस वहाँ शो करेगा। बाकी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट में क्या नंबर है, क्या तो चीज़ें हैं, तो उसमें जो संशोधन हो सकता है तो उन्हें एफिडेविट के माध्यम से सुधारा जा सकता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं और किस तरह से कम गुणांक वाले को भी नौकरी पक्की होगी। अभ्यर्थियों को नहीं रोकेगी पुलिस, ठीक है। तो परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग तय समय पर 3 से 6 जून तक होगी। प्रदेश में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में अभ्यर्थी के संबंधित जिले की काउंसलिंग में जाने के लिए 4 तरह के अभिलेख साथ रखने होंगे और पुलिस प्रशासन उन अभिलेखों को देख करके उन्हें संबंधित जिले में जाने देगी। बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया है। अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि परिषद में ऑनलाइन मिले आवेदन पत्रों की जांच और उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। जो अभ्यर्थी अर्ह मिलेंगे उनका जिला आवंटन किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी को तय जिले में अनिवार्य रूप से जाकर के 3 से 6 जून के बीच में काउंसलिंग करवानी होगी। चयनित अभ्यर्थियों की जिलावार सूची 31 मई तक बेसिक शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है वो प्रकाशित कर दी जाएगी और सचिव ने इसके जो बाबत डीएम को पत्र लिखा है। प्रदेश भर में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए पुलिस प्रशासन व अन्य संबंधित अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि भर्ती के जो जरूरी अभिलेख हैं जो अभ्यर्थियों के पास होंगे तो उन्हें फिर रोका न जाए काउंसलिंग में जाने से। ये देख लीजिए दोस्तों, पिछली भर्ती में भी
पिछली भर्ती से अभ्यर्थी ज़्यादा, आवेदन प्रतिशत घटा, 9,439 अभ्यर्थियों पर अटकलें तेज। यानी इन अभ्यर्थियों ने क्यों काउंसलिंग में भाग नहीं लिया या फिर क्यों ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, क्यों काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे ये लोग। तो चयन प्रक्रिया से बाहर होने वाले 9,439 अभ्यर्थियों पर अटकलें लग रही कि आखिर वे क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनमें अधिकांश ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने आवेदन में शैक्षिक अंक गलत भरे हैं, अंकों में बदलाव का अवसर नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने किनारा कर लिया। ऐसे ही पहले की भर्ती में चयनितों को काउंसलिंग से पहले एनओसी लाने का प्रावधान किया गया था, इसकी वजह से भी कई ने आवेदन नहीं किया। इसके अलावा वे अभ्यर्थी जो मामूली अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं उन्होंने मेरिट के मुकाबले से अपने को दूर कर लिया है। ये सारी एक संभावना है दोस्तों, बाकी उसमें एक्चुअल में किन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इसके लिए अर्हता ही नहीं रखते होंगे, अपेड वाले होंगे, बैक पेपर वाले होंगे, टेट पास नहीं होंगे, या उन्हें पता है कि वो निश्चित रूप से अर्ह नहीं है इस काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए। ठीक है, आगे देख लीजिए कि संशोधन का मौका मिलना चाहिए। अगर संशोधन का मौका नहीं मिलेगा तो अनशन करेंगे। तो ये अभ्यर्थियों की जो मांग है लगातार जारी है संशोधन को लेकर के। और ये संशोधन किस प्रकार का है, जिनके प्राप्तांक या फिर पूर्णांक में यानी अंकों में त्रुटि है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे अभ्यर्थियों पर बाहर होने का, रिजेक्ट होने का, उनके आवेदन रिजेक्ट होने का खतरा उनके ऊपर बिल्कुल है। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य तरह की त्रुटियाँ हैं उसके लिए आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये देख लीजिए आप लोग कि 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बाद नौकरी कर रहे शिक्षक यदि 69,000 शिक्षक भर्ती से अपना दावा छोड़ दे तो कम मेरिट वाले दूसरे बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। नई भर्ती में नीचे की मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान चला रखा है। उनका कहना है कि 69,000 भर्ती में 1.46 लाख सफल अभ्यर्थियों में लगभग 15,000 चयनित 68,500 के अभ्यर्थी हो सकते हैं जो अच्छा जिला या फिर मनपसंद जिला पाने के लिए काउंसलिंग में शामिल होंगे। तो अभी इन लोगों के लिए प्रक्रिया क्लियर नहीं है कि इन्हें विदाउट एनओसी ये काउंसलिंग में मान्य होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि जो विज्ञप्ति है सचिव साहब की उसमें साफ साफ लिखा है कि सरकारी हो या फिर अर्ध सरकारी हो, अगर उनके पास एनओसी नहीं होगी या फिर बेसिक शिक्षा परिषद में हो, अगर उनके पास एनओसी नहीं होगी तो ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकती है काउंसलिंग के समय। इसके बाद देख लीजिए जो एलटी ग्रेड वाले, उसमें जीआईसी के लिए 13 विषयों का एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी पूरा हो गया है। सरकार ने यदि 10,768 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करते तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 10,768 पद, ये एक अंदाजा है, कम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कम से कम अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कम से कम 20 से 25,000 और जो सीटें रिक्त रह जाती है, रह सकती हैं। तो इससे क्या होगा, जो 69,000 में जितने भी कम गुणांक वाले होंगे तो आप लोग भी सेफ हो सकते हैं। कितना गुणांक सेफ होगा मैं अभी आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा आप और नीचे देख लीजिए एक बार। आपको जिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है काउंसलिंग के समय, तो ये बिल्कुल 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। बाकी जितने भी प्रपत्र डॉक्यूमेंट्स, आपके शपथ पत्र हो गया या फिर निवास जाति, आपके सभी 10th का 12th का एकेडमिक का, आपका अर्हता जो कोर्स है, ठीक है, शिक्षक भर्ती का, स्टेट का, सभी आपके पास होने चाहिए। लेकिन विशेष रूप से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आवेदन पत्र, सहायक अध्यापक चयन नियुक्ति के लिए भरा गया आवेदन पत्र, आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र, ठीक है, जो आपने पहचान पत्र दिया होगा, जो आईडी दी होगी तो वो भी आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल। आवंटित जिले की सूची का प्रथम पृष्ठ, यानी जिस पृष्ठ पे आपका नाम होगा जिला आवंटन के साथ, आपको उसी पृष्ठ की एक फोटोकॉपी करवा लेनी है। ऐसे तो बहुत सारा पेज होगा, लेकिन जिस पेज पे आपका नाम होगा तो उस पेज को आपको एक प्रिंट आउट उसकी निकाल लेनी होगी। जिनका सूची में नाम होगा उन्हें पास माना जाएगा, और अगर ये लोग काउंसलिंग में अगर इनके सभी प्रपत्र सही पाए जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों को नियुक्ति दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर बीआरसी सेंटर पे जाकर के आपको वहाँ पे विद्यालय आवंटन मिल जाता है। एक चीज़ और भी है दोस्तों, जो बीएड वाले, विशेष रूप से बीटीसी वाले भी सभी लोग, जो एनसीटीई से अप्रूव्ड लेटर है, मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो पूरा प्रोसीजर बता दिया था किस तरह से आपको जाकर के डाउनलोड करना है। अगर आपके कॉलेज से मिला हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं मिला हो तो आप लोग ज़रूर इंटरनेट से डाउनलोड करके निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट वही आपका मान्य हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप देख पा रहे होंगे जो संशोधन की मांग को लेकर के, जिसमें गलती से किसी से 427 की जगह 527 हो गया। ये तो बड़ी बड़ी मिस्टेक आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के एक नंबर में त्रुटि हो गई है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके ये कह रहे थे कि पहले टेट में जितना नंबर था, बाद में संशोधन आंसर कुंजी में 1 नंबर और बढ़ गए। तो कई तरह के लोगों ने त्रुटियां की हैं। तो इन सभी त्रुटियों के लिए क्या संशोधन का मौका मिलेगा, तो ये अभी इसके बारे में कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग लगातार जारी है।
तो काउंसलिंग के समय या फिर काउंसलिंग से पहले इसकी स्थिति स्पष्ट अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप सभी लोग काउंसलिंग में भाग लीजिए। जितने भी लोगों की लिस्ट आवंटन सूची जारी की जाती है, ये जो सूची होगी आपकी अनंतिम चयन सूची होगी। इसके बाद एक सूची या दो सूची या तीसरी सूची आपकी और भी आनी है, क्योंकि रिक्त सीटें 100% बचेंगी और उन रिक्त सीटों के सापेक्ष पुनः डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरिट के ठीक है अन्य लोगों को बुलाए जाएंगे। इसके बाद फिर और जब सीटें रिक्त रह जाएंगे तो ये काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी आगे भी चलने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से जो भी लोग गुणांक वाला है तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोगों को भी सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से है कि जो मोबाइल नंबर में संशोधन की तरफ फार्म की अन्य त्रुटियों को भी हलफनामा लेकर संशोधन का अवसर दिया जाए। तो इसमें जो नामों में त्रुटि है या फिर सर्टिफिकेट नंबर या जो क्रमांक है उसमें तो त्रुटि चल जाएगा, या फिर आईडी की जगह आपने दूसरा उसका आईडी क्रमांक भर दिया हो, आईडी सेलेक्ट आपने दूसरा किया हो, तो ये सब त्रुटियां जो होंगी 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप लिख करके एक ही स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं, या फिर आप अलग अलग जैसे आपको सुविधा हो जिस तरह की त्रुटियां हो। लेकिन जो अंकों वाली त्रुटि है उनके लिए अभी समस्या जस की तस बनी हुई है। तो बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी का आदेश है दूसरे जिलों में जाने पर रखे 7 ये जरूरी अभिलेख, जो मैंने अभी आपको 4 अभिलेख दिखा दिए। तो आप लोग जरूर सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप इस तरह से बाहर रखें कि मांगे जाने पर आप उनकी एक फोटोकॉपी करा के रख लीजिए। ओरिजिनल आपको दिखाने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो दिखाइएगा आप, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आशा करेंगे सभी को आपका मनपसंद जनपद मिल जाए। बाकी दोस्तों किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी होगी, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कल आपका जो जिला आवंटन सूची जारी हो जाएगा, पीडीएफ वो बनती है एनआईसी सर्वर पर अपलोड कर दी जाएगी डेटा, और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने में या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा कि वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप सभी को होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए सेब गुणांक मैं कई बार बता चुका हूँ, सेब गुणांक को लेकर के कई लोग कमेंट भी करते हैं कि आप कितनी बार सेब गुणांक बताएंगे। तो देखिए जब आपके कमेंट आते हैं जो लो गुणांक वाले हैं तो विशेष रूप से मैं उन्हीं लोगों के लिए बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जनरल कैटेगरी में अगर आप लोग, वैसे तो जनरल कैटेगरी में 69+ से तो कम उम्मीद है ही नहीं, ज़्यादा जा सकता है, कम की संभावना बहुत कम है, पहली लिस्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन हो सकता है उससे कम भी गुणांक चला जाए, कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके बाद जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो 67, 68+ वाले, 65+ वाले भी जो अनारक्षित वर्ग की अभ्यर्थी हैं तो अपने आप को उम्मीद मान सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोग तैयार रखें। डॉक्यूमेंट्स ऐसा ना हो कि आपको मौका मिल जाए और आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही तैयार ना हो। ओबीसी की कैटेगरी में भी जो लोग 65 या 64+ तक हैं तो आप लोगों को भी चांस मिल सकता है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। और इस तरह से तो 67+ से नीचे की संभावना बहुत कम है जितने भी अभ्यर्थी हैं ओबीसी कैटेगरी में। एससी की कैटेगरी में 62+ आपका है तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं पूरी तरह से। 62 से नीचे वाले हैं तो आप लोगों को वही है कि मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, आगे के राउंड की काउंसलिंग में आपको मौका मिल सकता है। तो आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एसटी कैटेगरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दिव्यांग कैटेगरी में। तो दिव्यांग फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में अगर आप किसी वर्टिकल रिजर्वेशन में भी अगर आप हैं, जैसे एससी में आप हो गए, ओबीसी में आप हो गए, तो कुछ देर के लिए तो आप बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन अगर आप यूआर की कैटेगरी में आते हैं अपने स्पेशल कैटेगरी का लाभ लेकर के, तो थोड़ा सा आपका जो कट ऑफ है 60+, 61+ या 62+ भी जा सकता है, क्योंकि जो रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों, पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रह सकती है। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग उसका सही से आंकड़ा पूछ रहे थे तो लगभग जो है 3200 या 3300 के आसपास ये संभावना, जो डेटा मिला है अभी इसी के आसपास हो सकते हैं पास होने वाले अभ्यर्थी। इसमें भी कुछ लोगों ने अपने कैटेगरी का कॉलम भरना छोड़ दिया, भारांक वाले अपने भारांक का कॉलम छोड़ दिए हैं। तो कई तरह की जो त्रुटियां लोगों ने अनजाने में कर दी है, किसी ने बाह्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो आपकी मेरिट बनेगी आपके सेव गुणांक को देखते हुए गुणांक के डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेगी। फिर जब आपको जनपद आवंटन होगा उसके बाद तो आपके वरीयता क्रम को देखते हुए जनपद आवंटन किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।